इससे पिछली वीडियो में हमारे कैप्टन मनबर जी हमें हरिद्वार से पीपलकोटी के खतरनाक रास्तों से होते हुए जोशीमठ के पहाड़ों तक ले आए थे। अब यहाँ से शुरू होगा उस सफ़र का सबसे थ्रिलिंग पार्ट। गहरी घाटियाँ, पतली सड़कें और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज। यह है हरिद्वार से बद्रीनाथ जर्नी का पार्ट 2, जोशीमठ से बद्रीनाथ। एक ऐसी बस राइड जो याद रह जाएगी जिंदगी भर। हमारी पिछली वीडियो हरिद्वार से जोशीमठ इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, तभी आपको इस रूट की प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी के पार्ट 2 को, जोशीमठ से बद्रीनाथ। तीन 3:46 हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है जोशीमठ। हरिद्वार से जोशीमठ तक के 270 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें लगभग 10 घंटे का वक्त तो लग ही गया। जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब तीर्थ स्थलों के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है औली हिल स्टेशन, जो कि इंडिया का बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन माना जाता है, जिसकी सड़क मार्ग की दूरी यहाँ से करीब 9 किलोमीटर है। जोशीमठ से औली तक के लिए रोपवे सुविधा भी है, जिसकी कुल दूरी 4.15 किलोमीटर है। जल्द ही फिर हमारी बस पहुंच गई जोशीमठ बाजार में। बात करें जोशीमठ की तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका नाम पहले ज्योतिर्मठ था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ अपना उत्तर मठ नॉर्थ मोनेस्ट्री स्थापित किया था। ये 4 मठों में से एक है, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ। यहाँ एक शंकराचार्य मंदिर और गुफा भी है, जहाँ कहा जाता है कि उन्होंने ध्यान किया था। जोशीमठ पहले कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी, जो बाद में इसे कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित कर दिया था। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा इस शहर का नाम आधिकारिक तौर पर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया था। फिर हम पहुंच गए नरसिंह मंदिर पर। ये मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो कि भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद वहाँ के लोग भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को इसी मंदिर में रखते हैं। इस प्राचीन शहर के लिए सबसे बुरी खबर यही है कि जोशीमठ के नीचे की ज़मीन हर साल थोड़ा थोड़ा नीचे धंस रही है, जिसे लैंड सबसाइडेंस कहते हैं। मतलब ये पूरा टाउन एक अनस्टेबल बेस पर बना हुआ है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जोशीमठ पुराने लैंडस्लाइड डिब्रिस के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ ज़मीन के नीचे रॉक सोल्ट लेयर नहीं है, बल्कि मिट्टी और पत्थर है। होटल्स, रोड और टनल्स जैसे एनटीपीसी की तपोवन टनल प्रोजेक्ट ने ज़मीन के नीचे प्रेशर बना दिया है। अंडरग्राउंड पानी की हालियन एक्वाफर्स से लीकेज होने लगा है, जिससे नीचे की मिट्टी स्लाइड करने लगी है। करंट सिचुएशन की बात करें तो 2023-24 तक जोशीमठ में 600 बिल्डिंग्स में क्रैक आ चुके हैं और कुछ एरियाज को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ गवर्नमेंट और इसरो दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्राउंड सेंसर और सैटेलाइट से डेली मूवमेंट ट्रैक होती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यही देवभूमि का द्वार है और ये कभी बंद नहीं होगा। सामने उस पर्वत को हाथी पर्वत कहा जाता है, क्योंकि ध्यान से देखने पर इसका शेप हाथी जैसा लगता है। अब हमारी बस ज्योतिर्मठ से नीचे उतराई उतर रही है। और बस में सभी सवारियां अब बद्रीनाथ तक की ही है। अब यहाँ से हम नदी के एकदम किनारे से होकर चल रहे हैं। इस पॉइंट पर तो आधी रोड बह चुकी है। और यहाँ पर धंसी भी हुई है।
फिर 4:30 पर हम पहुंच गए विष्णुप्रयाग। यहाँ विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का संगम होता है और यहाँ से आगे ये नदी अलकनंदा के रूप में बहती है। अभी हम अलकनंदा घाटी के सबसे निचले भाग से गुजर रहे हैं और सामने के ये पहाड़ काफ़ी ज़्यादा विशालकाय लग रहे हैं। अब यहाँ से आगे सड़कें बहुत ज़्यादा संकरी और घुमावदार है। जोशीमठ के बाद सड़क बदल जाती है। यही वो रूट है जहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर भारत चाइना बॉर्डर तक सड़क बनाता है। यही सड़क आगे बद्रीनाथ धाम तक पहुंचती है और फिर उससे आगे माना और फिर आगे बढ़कर इंडिया चाइना बॉर्डर यानी कि माना दर्रा तक पहुंचती है, जिसे माना ला, चिरबतिया ला या डुंगरी लॉ जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इसी जगह पर भारत चीन सीमा भी स्थित है। ये भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्ग है और मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का मार्ग भी इसी दर्रे से होकर जाता है। अगर आप लोग भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो बरसात के समय यात्रा ना करें, क्योंकि बरसात के समय यहाँ भूस्खलन और पत्थर गिरने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अब यहाँ से इस पुल को पार करने के बाद हम अलकनंदा नदी के बाईं तरफ चले जाएंगे। सामने यहाँ पर पत्थर की चट्टान को काटकर रोड का निर्माण किया गया है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण काम है और आगे कुछ ऐसे ही रोड्स और भी आएंगी। थोड़ा आगे चलने के बाद हमारी बस पहुंच गई है गोविंद घाट। यहाँ से अब हमारा 25 किलोमीटर का सफ़र शेष रह गया है। सिख यात्री यहाँ रुकते हैं क्योंकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है और फूलों की घाटी भी 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के ट्रैक की शुरुआत होती है। सामने की तरफ गांव आप जो देख रहे हैं वो है पांडुकेश्वर। यह स्थान महाभारत के राजा पांडु से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ 2 मुख्य मंदिर है, योग ध्यान बद्री जो सप्त बद्री में से एक है और वासुदेव मंदिर। योग ध्यान बद्री मंदिर में भगवान विष्णु अपने ध्यान रूप में पूजे जाते हैं। एक जगह आस्था और दूसरी जगह तपस्या, दोनों मिलकर बनाते हैं बद्रीनाथ धाम का अद्भुत रूप। और ये जगह जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ आता है इस रूट का सबसे डेंजरस लैंडस्लाइड पॉइंट। ऊपर से जो पत्थर आप देख रहे हैं ये कभी भी रोड की तरफ आ सकते हैं। और इधर ये इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ट्रक्स और बसेस निकल रही है। हमारे इन जवानों को सैल्यूट है जो हर परिस्थिति में बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। उधर जोशीमठ से एक और रूट निकलता है जो इंडो चाइना बॉर्डर तक जाता है, वो है मलारी नीति पास रूट। इन रूट्स पर केवल परमिट व्हीकल्स ही जाते हैं, बाकी व्हीकल्स माना विलेज तक ही जाते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में विष्णुप्रयाग पनबिजली परियोजना बैराज है। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जिसमें बिजली उत्पादन के लिए अलकनंदा नदी के प्रवाह का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता लगभग 400 मेगावाट की है, जिसका वाणिज्यिक परिचालन जून 2006 में शुरू किया गया था।
इस पॉइंट पर सामने कुछ बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। सर्दियों के समय में पांडुकेश्वर से आगे का रास्ता बर्फ की चादर में छुप जाता है। हर साल बीआरओ के जवान इसी रास्ते को फिर से जिंदा करते हैं ताकि कुछ महीने बाद फिर एक बार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल सके। और यही कारण है कि प्राचीन समय से ही शीत ऋतु में ठंड से बचकर रहने के लिए बद्रीनाथ के लोग भगवान की मूर्ति समेत ज्योतिर्मठ आकर बसते थे। ये पार्ट नवंबर के लास्ट तक ओपन रहता है, जो कि वेदर पर डिपेंड करता है। दिसंबर से बर्फबारी जमनी स्टार्ट होती है और रोड बीआरओ के ट्रक्स के अलावा बंद हो जाती है। फाइनली यहाँ किसी बोर्ड पर लिखा हुआ है बद्रीनाथ। इसके बाद से बद्रीनाथ की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में एंट्री से पहले वाहन चालकों को इको शुल्क देना पड़ता है और इस समय ये शुल्क 60 रुपये है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से सबसे पहले बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। फिर यहाँ आगे बद्रीनाथ बस स्टॉप जाने वाले इस रास्ते पर तो अभी काम चल रहा है। अब ये बस राइट साइड वाले इस रास्ते से आगे जाएगी। और अभी हमारी बस बद्रीनाथ नगर से जा रही है। यहाँ का क्षेत्र बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों और नदियों से घिरा हुआ है।
ये सामने वाला रास्ता माना गांव और बॉर्डर रोड की तरफ जा रहा है और हम लेफ़्ट लेकर जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। पौने 6 बजे फिर हम पहुंच गए बद्रीनाथ बस स्टैंड पर। यहाँ इस बस स्टैंड के पास में हमारी बस पार्क हो गई है। अब कल सुबह 5 बजे बस यहाँ से वापस हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएगी। ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यहाँ आते ही एक अलग सुकून का एहसास हो रहा है। तो जी हम सुबह 5 बजे निकले थे हरिद्वार से और हम पहुंच चुके हैं भाई बद्रीनाथ धाम में। और हिमगिरी बस से आज की ये जर्नी थी, यूटीसी से मैंने नहीं करी क्योंकि जो डिमांड थी वो हिमगिरी की थी, तो उससे मैंने करी। और जो नज़ारे देखने को मिले ना भाई, फ़ोन ने तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं करा जितना कैप्चर मतलब आँखों ने करा। तो आप लोगों को भी ना भाई एक बार ये जर्नी ज़रूर करनी चाहिए। और एक्सपीरियंस जो रहा भाई हिमगिरी के साथ में बेस्ट था। सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप आराम से बैठ सकते हो उसमें बढ़िया तरीके से। और मैं बैठा था आगे तो उतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं थी, बट वीडियो शूट करना था तो आगे बैठ गया मैं। और बाकी भाई बहुत मेहनत लगी ब्लॉग बनाने में। तो जो लोग यहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं भाई, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। एंड जो स्पेशल थैंक्स का बटन है, जो लोग सक्षम है तो स्पेशल थैंक्स के थ्रू भी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, दर्शन वगैरह कराते हैं। तो भाई जिस साइड पे भगवान विष्णु का जो मंदिर है उस साइड पर को जो है ये है नारायण पर्वत, और मैं आपको साक्षात जो शेषनाग है उसके दर्शन करा रहा हूँ। आप देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखो भाई, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है शेषनाग की बनी हुई है इस तरीके से पूरी। और इसी के जस्ट इधर वाली सामने साइड पे ये नर पर्वत है ऊपर की साइड पे। तो अभी अंधेरा हो चुका है और बर्फ़ जो है हल्की हल्की चमक रही है। ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसके साथ में बिल्कुल भी आप मजाक मत करना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो कपड़े वगैरह फुल पैक होकर के ही मैं आया था। और इस तरफ ये देखो आप, बोर्ड पे शाइन भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है पूरा। और ये वाला रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। तो जी शेषनाग जी के दर्शन तो हो गए भाई। और अब मैं जो जा रहा हूँ जहाँ भगवान श्री विष्णु स्वयं विराजते हैं उस जगह पे। और थोड़ा सा डाउन वाला रास्ता है। तो इस जगह पे जैसे ही आप पहले आओगे ना और यहाँ से आप घूमोगे जब, तो आपके सामने होगा ये। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ तप्त कुंड की ओर, सामने की तरफ, जहाँ से गर्म पानी निकलता है। और इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ से रास्ता नहाना तो नहीं है, हाथ पैर ही धोने हैं। अच्छा, तो ये है भाई तप्त कुंड। और काफ़ी लोग नहा रहे हैं। बस अभी मैं मतलब कपड़े तो लाया नहीं, तो तौलिया वगैरह भी नहीं है, तो हाथ पैर ही धोएंगे। और गर्म पानी का कुंड है, जैसे कि सामने से गर्म एकदम भाप निकल रही है।
तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे नारद शिला है और एक और तप्त कुंड है इधर साइड पर। आप देख सकते हो कितना भाप निकल रहा है गर्म पानी का। और मंदिर को जाने वाला रास्ता इधर साइड से भी है, यहाँ से ऊपर को। इस तरफ भगवान शिव का भी मंदिर है। भैया प्रसाद देना है। आदि केदारेश्वर मंदिर है। तो ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, पैरों में तो वाट लग गई। और ये देखो भाई कलाकृति। तो अभी मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा इधर का। इस तरफ हनुमान जी का मंदिर है और दर्शन कर लीजिए आप लोग। और बाकी लंबी लंबी कतारें हैं, उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है जो केदारनाथ में जितनी लंबी थी। यहाँ तो आप आइए और तुरंत दर्शन हो जाएगा आपको। और इस तरफ श्री महालक्ष्मी मंदिर है, देखो जी सामने। तो भगवान विष्णु की ये वैकुंठ धाम है, तो उनके साथ साथ जितने भी उनके गण हैं सब है यहाँ पे। इस धाम को सतयुग का धाम माना जाता है। कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ आप जो ये कलाकृति देख रहे हो ना, ये उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। जो चौखट वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है इस तरीके की चौखट, काफ़ी प्राचीन इसका इतिहास है। तो ये मंदिर आप देख सकते हो भी कितना ज़्यादा ऐतिहासिक भाई। और भगवान श्री हरि नारायण अंदर विराजमान है और पीछे से शेषनाग, जो कि मैंने शुरू में दिखाया था। तो जी मंदिर के दर्शन वगैरह भी हो गए और अभी मैं वापस आ चुका हूँ। यहाँ पे रूम लिया हुआ है इस जगह पे मैंने। और ये जो है डोरमेट्री रूम है, आप देख लो। और 200 रुपीज़ प्राइस है, क्योंकि सुबह 3 बजे निकल जाना है, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 3:30 पे। तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है। बाकी जितना मैं आपको दिखा पाया, जितना पॉसिबल था उतना ही दिखा पाया। तो बस जर्नी जो थी भाई हिमगिरी से ये जेमू की, वो बेस्ट थी। और जो बस है उसकी काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है, चीपेस्ट प्राइस पे। तो आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं उसके थ्रू। जो यूटीसी की बस है वो तो हरिद्वार से चलती नहीं है, वो चलती है ऋषिकेश से, और वो सुबेरे निकल जाती है। उसका टाइमिंग वो चलती है सुबह 5:30 बजे ऋषिकेश से। और वो वाली बस थोड़ा जल्दी पहुंचा देती है आपको। आपने देखा होगा कि जब मैं बद्रीनाथ आया था, अभी पहुंचा मैं जस्ट, तो वो हमसे पहले लगी हुई थी वहाँ पे। तो उसके थ्रू भी आ सकते हो आप। बाकी अगर आप हिमगिरी से आओगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव सीटें मिलेगी, अच्छी सीटें मिलेगी, कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, ये है। बाकी दोनों को प्रमोट करता हूँ भाई, यूटीसी भी और हिमगिरी भी, दोनों पहाड़ में ही चलती है, तो बेस्ट बसें हैं। किसी से भी आप आए अपनी जर्नी कर सकते हैं। और अभी मैं भी भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ये ट्रैवल हो गया, 12 घंटे से ऊपर का ही रहा। तो आई होप आपको जर्नी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो यार, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग सक्षम है भाई, थैंक्स का बटन है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट जर्नी कहाँ की देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए कमेंट में। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई।